एजेंट लोग जब बोलते हैं भैया स्टडी परमिट के लिए आपको 1 लाख देना पड़ेगा, 2 लाख देना पड़ेगा, सब गलत बात है भैया। स्टडी परमिट में अभी आपको 8 स्टेप बताऊंगा। अगर आपने वो 8 स्टेप अप्लाई किया ना भैया, आपको किसी को भी 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। और एजेंट से अच्छे चांस है आपको झड़पी मिल जाएगा भैया वीज़ा, और मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे भैया। तो पहला नंबर है कि मैं आपको 8 स्टेप बताता हूँ, उसमें आप अच्छी तरह ध्यान से काम लगेंगे, आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है भैया, ये 2025 है। अभी भी ये जो आपके मानसिकता है कि एजेंट आपको वीज़ा दिलवाएगा, एकदम गलत बात है। अंदर किसी के कोई के बाप की नहीं चलती है, आपके डॉक्यूमेंट पे आपको वीज़ा मिलता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट दिया है, आपने खुद ने दिया है भैया ऑनेस्टली से, और सही होगा तो आपको वीज़ा मिलने के चांस बढ़िया है। क्योंकि एजेंट अगर डॉक्यूमेंट में जरा भी लफड़ा घपड़ा करेगा ना भैया, तो आप ही लोचे में पड़ेंगे। तो पहला नंबर का स्टेप क्या है पता है भैया? सबसे पहला भैया क्या है भैया, कोर्स को जिस कक्षा में पढ़े उससे कोई अलाइन हो ऐसा कोर्स लीजिए भैया। कई लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इंडिया में एमबीए कर रखा है, फिर यहाँ पे डिप्लोमा करने आते हैं मैनेजमेंट में, तो वही देख के आपको पहले रिफ्यूज़ कर देगा। यानी कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ाई किया है उसके कनेक्शन में जो कोर्स है स्टेप नंबर में 1 में, वही कनेक्शन में कोर्स लीजिए भैया। और जो आपने कोर्स लिया है भैया, उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होता है, जो आप इमिग्रेशन ऑफिस को लिख के थे भैया, वो एकदम बढ़िया सा लिखिए। मैं आपको उसको अगले स्टेप में बता रहा हूँ कैसे लिखने का। तो स्टेप नंबर क्या है 1, आप अच्छे से कोर्स में लीजिए। और कोर्स में लेने के लिए भी आपको किसी एजेंट के मिलने की जरूरत नहीं। यहाँ की यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन सब सर्विस देते हैं। आप ईमेल भेजेंगे तो ऑनलाइन आपको ऐसा एक्सेप्टेंस लेसन सब ऑनलाइन ही मिलता है भैया। हम लोग यहाँ पे कनाडा में है भैया, जब मैंने पढ़ाई की भैया, तो मेरे को वहाँ पे यूनिवर्सिटी में किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं मिली। मैंने भी आपकी तरह यहाँ से ही अप्लाई किया था भैया, और मेरा जो एक्सेप्टेंस लेटर था भैया वो यहाँ पे ईमेल में ही आता है, तो वो आप अपने आप कर सकते भैया। दूसरा भैया, जब भी आप किसी भी जगह पे अप्लाई करें तो आप यहाँ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट यानी कि डीएलआई में उसका लिस्ट में नाम है। क्योंकि अभी 2-3 साल पहले इमिग्रेशन वालों ने क्या किया था, जो भी कॉलेज जो घर में चल रहे थे भैया एक एक रूम के, जब कॉलेज से सबको बंद कर दिया है, अभी उन्होंने डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट का लिस्ट बार किया। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी, वहाँ की अगर उसमें आपका यूनिवर्सिटी नहीं तो कॉलेज का नाम है, तो आपको एडमिशन मिलने के चांस भी अच्छे हैं और वीज़ा मिलने के चांस भी अच्छे हैं। क्योंकि ये डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट क्या है, ये इमिग्रेशन वालों को एक तरफ से बता देते हैं कि जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये अच्छी सी कॉलेज है और उसमें एडमिशन लेना चाहिए। कई लोग क्या ऐसा चलता है पता है भैया, पहले कि यहाँ पे छोटे से रूम में एक कॉलेज लगा देंगे, सब डमी ये, और उसमें होंगे भैया 200 विद्यार्थी, लेकिन सब ऑनलाइन चलता होगा, वो सब अभी बंद कर दिया भैया। तो डीएलआई में आपका कॉलेज रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको वहाँ पे दे दूँगा भैया। दूसरे पॉइंट में मैं एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि कई कोर्स होते हैं वो या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए क्वालिफाइड नहीं होते हैं, तो वो भी आप पहले से चेक कर लीजिए। अभी आप बोलेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट क्या होता है यार? पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में क्या होता है पता है? उसमें आपको ओपन वर्क परमिट मिलता है 3 साल का, और आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए किसी भी जॉब सेक्टर में आप 3 साल काम कर सकते हैं पढ़ाई होने के बाद। नंबर 1 भैया, उसके लिए आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए, वो भी आप पहले से देख लीजिए भैया। कोई भी एक्स्ट्रा आलतू फालतू में खाली पढ़ाई का मत देखिए, पढ़ाई के आगे का भी देखिए। उसमें PGWP यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट का आपको कनेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता भैया। और ये होने से आपका PR का पाथवे भी ऑटोमेटिक खुल जाएगा भैया। ऐसा मत कि छोटा सा विजन कि मैं यहाँ पे 2 साल के वीज़ा लूँगा फिर देखा जाएगा, ऐसा नहीं देखा जाता भैया। तो ये ध्यान रखिए। और ये पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक ही बार मिलता है, लेकिन उससे क्या आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ये कैसा होगा, आपको यहाँ पे मिलने के सेटल होने के चांसेस हो जाएंगे भैया। तीसरी चीज़ क्या पता भैया, जो कई लोगों को नहीं मालूम है कि भैया कि आप SDS इंडिया SDS स्कीम में अलाउड है, यानी कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम इज़ फास्टर वीज़ा प्रोसेसिंग। ये इंडिया के लिए अलाउड है भैया, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए क्या चाहिए, ये हर कोई किसी को अप्लाई नहीं होता भैया। जो इंडियन स्टूडेंट है भैया, जिनके IELTS में 6 से ज़्यादा बैंड आए हो भैया, और मैं तो बोलता हूँ कम आए तो थोड़े ज़्यादा करके 6 से ज़्यादा करके उसके बाद अप्लाई की भैया। नंबर 1, आपने पूरा ट्यूशन फी 1 साल का पहले से एडवांस में भर दिया होगा, तो उनको मालूम पड़ेगा भैया जेन्युइन स्टूडेंट है, उसने 1 साल का पूरा ट्यूशन फी भी भर दिया है, तो आपको ये SDS यानी कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में फास्टर प्रोसेसिंग वीज़ा में आपका उसमें उसका ऑप्शन आपका खुल जाएगा भैया। तीसरा भैया, आपने GI लिया होगा $10,000 का, तो वो भी आपको भैया एकदम पॉजिटिव दिखाता है। और आपने पहले से ही मेडिकल एग्जामिनेशन और बायोमेट्रिक सब क्लीन करके बैठ गए होंगे, तो उनको मालूम पड़ेगा ये बंदा सही है भैया, उसने पूरा रिसर्च कर रखा है, SDL से अप्लाई किया है, DLI से उसने अच्छी कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो ये उसमें आपको भगवान को सब प्रार्थना करने की ज़रूरत है भैया,
लेकिन आपको ज़्यादातर उसमें वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि ये बताते हैं कि आप जेन्यून है भैया। चौथा नंबर का जी मैं चीज़ बताता हूँ भैया, कि आपका स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि जो आपका जो पर्पस है वो बड़ा अच्छा लिखिए। आप जब भी लिख के भेजते हैं भैया, तो सामने वाला जो इमिग्रेशन ऑफिस में जो खोलता होगा, वो आपको नहीं जाएगा, आपका फोटो देख के वीज़ा नहीं देता भैया, आपका बैंक स्टेटमेंट देख के वीज़ा नहीं देगा। सबसे पहले क्या देखता है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, आपका कनाडा आने का यहाँ पे पर्पस क्या है। अभी लोग 10 में से 9 लोग क्या करते हैं पता है, चैट जीपीटी में जाके टाइप कर दिया, बात खत्म। भैया मेरे, चैट जीपीटी में से वीज़ा एप्लीकेशन नहीं होता है। चैट जीपीटी में वीज़ा एप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा पता है भैया, तो वो आपका फोटो खींच के उसमें वो चैट जीपीटी को पूछाएगा कि ये वीज़ा एप्लीकेशन चैट जीपीटी तूने बनाया है, बोले ये हाँ मैंने बनाया है भैया। तो वो सोच लेगा कि ये बंदा एक अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपने आप नहीं लिख सकता भैया, तो चैट जीपीटी के एप्लीकेशन से वीज़ा एप्लीकेशन नहीं था, उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपने आप जेन्यूनली भैया बैठ के बनाइए, थोड़ा रिफ्लेक्ट करके। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भैया आधे घंटे में नहीं बनता है, उसके लिए 2-3 थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए, ग्रामर चेक करिए, तब जाके बनता है भैया। और उसमें आप बताइए कि भैया आपके टाइज क्या है, इंडिया में आप वापस आने का कारण क्या है, बताइए कि आपका फैमिली है भैया, आपके जॉब प्रॉस्पेक्टस है, और आप यहाँ पे आएंगे और सेट हो जाएंगे। यहाँ पे कनाडा में आके भैया जो 20,000 लोग यहाँ पे आए थे, जैसे मिस्टर इंडिया बन गए थे, अदृश्य हो गए थे, वैसे नहीं होएंगे। और वीज़ा का सब पहले भी आप प्लानिंग करेंगे भैया। और जो जीनरिक टेम्पलेट है भैया, जीनरिक यानी आप किसी एजेंट के पास जाएंगे तो वो अपने आपको ये बता देगा, इसमें से आगा पाछा करके बता देंगे, वो आपको 1000 डॉक्यूमेंट बताएगा, वो मत कीजिए भैया। आपका खुद का दिल से लिखिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, बहुत अच्छा होगा भैया। 5वां नंबर का मैं पॉइंट बताता हूँ आपको भैया, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रूफ, यानी कि आपका फाइनेंशियल प्रूफ बहुत स्ट्रांग होना मांगता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बताता है कि आप यहाँ पे कनाडा में आके भी आप फीस भर पाओगे, अच्छी तरह पढ़ाई कर पाओगे भैया। और उसके लिए आप क्या क्या बता सकते हो भैया, पेरेंट का फंड बता सकते हो, प्रॉपर्टी बताते हो, अपनी इनकम का प्रूफ बता सकते हो भैया, और किसी के साथ पैसे लिए तो वो भी बता सकते हो भैया। और ये करने से क्या है, आप उसमें आप सेविंग, फिक्स डिपॉजिट भैया, और इनकम टैक्स रिटर्न बता सकते हो पिताजी के और आपके भी भैया, यहाँ पे आए हो एज के बाद, तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा भैया कि ये बंदा सही है, और इसमें वीज़ा मिलने के चांस आपको सही मिल जाएंगे, आपका फाइनेंशियल फंड स्ट्रांग होगा। अगर आप पढ़ने आए भैया, आपकी फीस होगी $21,000, यानी कि 21 यानी क्या हुआ, साल की 12 लाख रुपये आपकी फ़ी होगी भैया, आपके अकाउंट में बढ़े होंगे भैया 2 लाख, तो कैसे मिलेगा वीज़ा, आप थोड़ा तो सोचिए भैया। तो उसके लिए आपको कि स्ट्रांग आपको चाहिए कि पैसे कहाँ से आएंगे। अगर आपने 3 साल का प्रोग्राम लिया तो 20,000 का प्रोग्राम फी होगा, तो 60,000 हुआ, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 36 लाख होगा। अगर आपके खाते में भैया लाख रुपया पड़ा होगा, तो वो सोचेगा भैया इसके खाते में लाख रुपये भरा, 36 लाख का फीस कैसे भरेगा। तो ये आपको देखना भैया। पॉइंट नंबर 6 बताता हूँ भैया, डू मेडिकल एंड बायोमेट्रिक्स अर्ली, जैसे कागज आए भैया फटाफट करके उसके जो, और ये IRCTC के जो अप्रूव डॉक्टर है उनके पास जाके झटापट करा दीजिए भैया। तो उससे क्या भैया, उनको ये प्रोसेसिंग डिले खत्म हो जाएगा और आपको फास्ट मिलेगा। और जो कॉमर्स मिनिस्ट्री में बताता हूँ पॉइंट नंबर 7 में भैया, फेक डॉक्यूमेंट मत लगाइए भैया। ये अपने है ना भी, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है, इंडिया का नाम यहाँ पे इसके लिए बहुत बदनाम हो गया। कोई भी जेरॉक्स कॉपी में दे ठका ठक भैया, उससे रिजेक्शन आएगा, और 5 साल का भैया बैन भी हो सकता है आप पे ऊपर, और बैन हो गया भैया तो क्या होगा, आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा अपने डॉक्यूमेंट एकदम रियल बताइए। अगर आपका IELTS का बैंड अगर 6 नहीं है भैया, तो थोड़ा प्रिपरेशन कीजिए, 4-5 हुआ थोड़ा प्रिपरेशन कीजिए, 1 साल 2 साल के बाद कीजिए। ये वीज़ा का कामकाज ऐसा नहीं है भैया कि खाना खाया और हो गया भैया, अभी का अभी भैया। ये PR सिटीजनशिप मिलने में भैया टाइम लगता है, तो उसको प्रिपरेशन बोलता है। ये ऐसा नहीं कि कल जाके भैया उसकी दुकान पे जाके मैंने खा लिया भैया। दूसरी भैया, जो आपका वीक SOP होगा, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत वीक होगा। जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने एजेंट ने बना रखा है, आपने आप भैया 2 लिटी का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना रखा है, मैंने इसके लिए ये किया तो ये नहीं किया, तो उससे भी आपको मालूम पड़ेगा, आपको फ़ोन आएगा, इंटरव्यू आएगा भैया। उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ना भैया, मैं तो बोलता हूँ उसको लिए बहुत अच्छे से अपना दिल जान लगा से एकदम सीधी सीधी बात में भैया, आडी वाली बात मत कीजिए, सीधा टू द पॉइंट ही बात कीजिए। और उसमें कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, जो हुक्स का इस्तेमाल कीजिए। हुक्स यानी कि पहले ही 2-3 पैराग्राफ में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए कि उसको मालूम पड़ जाएगा कि बंदा का जो इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ था, आपको एजुकेशन दिखे भैया। तीसरा जो मेन चीज़ है भैया, उसमें क्या होता है पता है, और ये तीसरा जो मेन चीज़ क्या होता है भैया, नॉट इनफ फंड्स। अगर आपने भैया यहाँ पे पढ़ने आए हो भैया, और आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, आपने यहाँ से पैसे लिए वहाँ पे पैसे, वहाँ के लोग बहुत होशियार होते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है भैया कि ये आखिरी ये देखते हैं
ये अभी लाया है पैसा किसी का दिखाने के लिए भैया, मामा मासी का, अभी वो डिसअपियर हो जाएगा। तो 36 लाख का आपका फीस होगा भैया, उसमें आपके भैया 35 लाख आपके पड़ोसी के पड़े होंगे, तो वो ऐसे नहीं मिलता है भैया, वो भी देख लीजिए भैया। चौथा जो मेन पॉइंट है भैया, जो लो IELTS स्कोर, तो ये एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आखिरी सालों में देखिए भैया, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया कि कनाडा में यहाँ पे जॉब नहीं है, रोतड़े रो रो के दिमाग का बंडर बना रखा है, और ये फूड बैंक में खाना खाएंगे, वो करेंगे। तो हमेशा भैया अगर आपका IELTS का स्कोर ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे, आप अच्छी से यहाँ से इंटीग्रेट होंगे इस कम्युनिटी में, भैया कंप्लेन नहीं करेंगे, आप खुशी खुशी अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। आपका इंग्लिश ही अच्छा नहीं भैया, तो आप कैसे कुछ होगा। IELTS आपका इंग्लिश का सिंपली मेजरमेंट बताता भैया, तो IELTS का स्कोर तो आपका बढ़िया होना ही मांगता है। अगर आपका IELTS का स्कोर ही भैया 2 या 3 होगा भैया, तो कुछ काम नहीं बनेगा। और जो मैं आखिरी चीज़ है उसमें बताता हूँ कि चूजिन PG नॉन PGWP वाला, यानी नॉन वर्क परमिट आफ्टर स्टडीज़ का कॉलेज भी चूज़ मत कीजिए भैया। यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल दीजिए, यहाँ पे आके पढ़ के जाएंगे आप। 60 लाख का कॉलेज का खर्चा किया भैया, जैसे अभी हमारे एक सगा संबंधी भैया यहाँ पे BCom करने आया है भैया, 3 साल में खाली बैचलर ऑफ कॉमर्स करके भाग जाएगा, उसे 60 लाख का खर्चा आएगा। अभी आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स में इंडिया में क्या हालत है ना, पता मालूम है ना भैया, मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। 1 रुपये के 20 किलो मिलते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो भी यहाँ पे कनाडा में पढ़ने आते हैं। तो मैं सोचता हूँ भैया कि ये लोग क्या सोचते हैं भैया, तो ये भी सोच लीजिए भैया कि आपको पहले कौन से यहाँ पे आगे आपका रास्ता खुला है कि नहीं देखना है भैया। और सबका मैं ओवरऑल ये बताता हूँ, किसी की बातों में मत आइए भैया, किसी की बातों पूछेंगे ना बक 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 कर, उससे मत पूछिए। मैं तो बोलता हूँ आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, गूगल। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, गूगल। डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स, रिसर्च कीजिए। आपका रिसर्च करने का जो स्किल है उसको डेवलप कीजिए भैया। और ये चीज़ एक दिन में नहीं होता है, आपके दोस्त ने, आपके भांजे ने, आपने मामा मासी ने क्या बोला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया। आपका रिसर्च की स्किल को थोड़ा अप्लाई करेंगे और उसको अप करेंगे भैया, तो क्या आपको पूरा एक राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो आपको कुछ लफड़ा नहीं होगा भैया। और उसको अप्लाई अर्ली कीजिए हमेशा भैया, ये ऐसा 1 महीने के पहले फटाफट फटाफट नहीं होता है, ये सब प्लानिंग होता है भैया। पहले 3 4 5 महीने से पहले अप्लाई कर दीजिए भैया, और अपना एप्लीकेशन ट्रैक कीजिए कहाँ है भैया, तो क्या वो भी समझेगा कि जेन्युइन बनता है भैया। आपको अपने आप करने की ज़रूरत है, किसी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं भैया। 3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे भैया, तो आपको कनाडा में 2025 में चाहे वीज़ा का कोटा बढ़ गया हो या ज़्यादा हो गया भैया, आपको यहाँ पे वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ही बढ़िया है भैया। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना भैया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी कभी वीडियो में हार्ड वर्ड यूज़ करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं किसी देश को नहीं तो आपको इंसल्ट कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी ऑफ आपको बात बताना चाहता हूँ भैया। आपका परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।